मैं हूँ बंटी बदमाश, इस स्कूल का मालिक, और आज से मैं एक नया रूल बना रहा हूँ। सब बच्चे मुझे रोज एक चिप्स का पैकेट लाकर दिया करेंगे। टीचर्स, जिस भी बच्चे ने मुझे चिप्स का पैकेट नहीं लाकर दिया, उस बच्चे को कड़क से कड़क पनिशमेंट देना, हो सके तो घर ही भेज देना। चिप्स मुझे बहुत पसंद है, नाम है मेरा बंटी बदमाश। अरे सर, आपने जो हुक्म दे दिया वो तो फॉलो होगा ही होगा। अब आपने ये रूल बनाया है तो इसको मैं पूरे स्कूल के अंदर फॉलो करवा कर ही रहूँगा। हर क्लास का हर बच्चा आपके लिए रोज चिप्स की पैकेट लेकर आया करेगा। हेलो बच्चों, कैसे हो? आज से एक नया रूल बना है, सब बच्चे हमारे स्कूल के ओनर के लिए चिप्स की पैकेट लेकर आया करेंगे। जो बच्चा नहीं लेकर आया उसको मैं पनिशमेंट दूंगा। सर, ये रूल तो बहुत ही गलत है, इस रूल के खिलाफ मैं जाऊंगा। आप आखिरकार ऐसा रूल कैसे बना सकते हो? मैं मन्नू भैया से पूछता हूँ कि इस रूल को कैसे खत्म किया जा सकता है। अरे बिल्कुल टेंशन मत लो मोटूलाल, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें क्लास 9th का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन समझना पड़ेगा। जैसे तुमने देखा कि तुम्हारी क्लास के अंदर कोई भी रूल बना दिया तुम्हारे ओनर ने, फिर तुम सब बच्चों को वो रूल फॉलो करना पड़ रहा है। ऐसे ही सोचो, हमारी कंट्री के अंदर कोई भी रूल बन जाए और सबको वो फॉलो करना पड़े तो क्या हो। और अगर हमें उस रूल को अपोज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, ये इस चैप्टर को पढ़ लो, जान जाओगे। फिर स्कूल की भी प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले हमारी कंट्री को एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो, प्राइम मिनिस्टर जो हैं और जो उनकी कैबिनेट है, कैबिनेट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर और जो उनके साथ वाले मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब मिल के इम्पॉर्टेंट पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी के अंदर क्या आ गया? कोई भी इंपॉर्टेंट रूल, रेगुलेशन, लॉ। तो अब जैसे प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट ने एक पॉलिसी बनाई या फिर एक लॉ बनाया जिसके अंदर ये बोला गया कि कोई भी मास्क नहीं पहनता उसको 100 रुपीज़ का फाइन पे करना पड़ेगा। अरे सर, 100 रुपीज़ का फाइन पे करना पड़ेगा, लेकिन आप मास्क पहन रहे हो या फिर नहीं पहन रहे हो, इसे चेक कौन करेगा? पुलिस चेक करेगी। तो पुलिस क्या कर रही है? वो सारे रूल्स जो कि प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट ने बनाए थे उनको इम्प्लीमेंट करा रही है, यानी कि फॉलो करवा रही है। तो जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, मतलब कि जो गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग होते हैं, वो लोग जो भी रूल एंड रेगुलेशन मिनिस्टर्स बनाते हैं उन्हें फॉलो करवाते हैं। जैसे जो भी रूल प्राइम मिनिस्टर ने बनाया और उनके साथ वाले मिनिस्टर्स ने बनाया, वो रूल पुलिस को और जो बाकी के ऑफिसर्स होंगे उन्हें फॉलो करवाने पड़ेंगे। किस पे करवाने पड़ेंगे फॉलो? हम जैसी नॉर्मल आम पब्लिक पर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर आपको जाना होता है। अगर कोई ऐसा अजीब सा रूल एंड रेगुलेशन बन जाए जो कि आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आप कहाँ पर जा सकते हो? आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आपको बिल्कुल सही डिसीजन देगा, और जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा वो बिल्कुल फाइनल वाला डिसीजन होगा। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है। इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। बात करते हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट क्या है? देखो, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि हम अपना रूलर खुद चुनते हैं, और ऑटोक्रेसी होता है एक वर्ड। ऑटोक्रेसी के अंदर क्या होता है? जैसे कि राजा, महाराजा, ये सब हो गए। तो जो राजा हो गया उसका जो बेटा होगा वो भी राजा बनेगा, और जो उसका बेटा है उसका भी बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो ये चीज़ डिसाइडेड है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं। तो यहाँ पर एक किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जिस भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आपने चुना है वो क्या है? वो सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी पे है,
और वो लोगों के बिहाफ पर एक्ट करेगा। मतलब आपने जिस भी पॉलिटिकल लीडर को चुना, आपने वोट दिया और इन पॉलिटिकल लीडर को चुन लिया, अब आप सब लोगों के बिहाफ पर कोई भी डिसीजन लेना होगा तो ये भाई साहब लेंगे। एक तरीके से समझ लो क्लास के अंदर एक क्लास का लीडर होता है जो कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास का डिसीजन होता है वो लेता है। तो इसी तरीके से ये हो गए, क्या हो गए, क्लास के लीडर समझ लो आप, हम सब लोगों के लीडर समझ लो इन्हें, और यही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन हमारे लिए लेने वाले हैं। लेकिन कहाँ पर जाकर लेते हैं ये इंपॉर्टेंट डिसीजन? ये लेते हैं पार्लियामेंट के अंदर जाकर इंपॉर्टेंट डिसीजन। जिन भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज करते हैं ये जाते हैं पार्लियामेंट में, और यहाँ पर इन्हीं के जैसे और बहुत सारे ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि मिलकर डिसीजन लेते हैं किसी भी रूल या फिर रेगुलेशन के लिए। पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस होते हैं। अब 2 वैसे वाले घर नहीं होते, पार्लियामेंट को हमने एक तरीके से 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करा हुआ है। देखो, एक हाउस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, और दूसरा हाउस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, और इसको बोलते हैं हम लोग राज्यसभा। अच्छा, अगर हम लोग लोकसभा की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो हैं 543, मतलब 543 इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। अच्छा, अगर आपकी बुक के अंदर लिखा है कि 2 एंग्लो इंडियंस जो हैं ये नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो इस चीज़ को आप क्रॉस कर लेना। क्यों क्रॉस कर लेना? क्योंकि अभी एक नया रूल बना है, एक नया रेगुलेशन बना है जिसके अकॉर्डिंग एंग्लो इंडियंस को अलग से रिजर्वेशन नहीं दी जाती। मतलब एंग्लो इंडियंस के पास ये जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट था ये हटा दिया गया है। अच्छा सर, ये जो इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है आपने बोला है कि कट करना है, जिनकी न्यू बुक्स हैं उनमें तो ऑलरेडी ये पॉइंट डिलीटेड होगा, लेकिन जिनकी ओल्ड हैं वो लोग इस चीज़ को ज़रूर करेक्ट कर ले। ठीक है, तो लोकसभा के अंदर 543 ये सीट्स कभी इंक्रीज होती है कभी डिक्रीज होती हैं, लेकिन आपको ये फिगर याद करना है कि 543 सीट्स होती हैं। और ये जो एंग्लो इंडियन वाला था ये पॉइंट याद नहीं करना, कट कर लेना। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज 238। देखो 238 टोटल मेंबर होते हैं राज्यसभा के, लेकिन जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा करा है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत महान क्रिकेटर हैं, तो उन्हें भी राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट करा गया था। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को, मतलब 12 इंपॉर्टेंट लोगों को नॉमिनेट करा जाता है राज्यसभा। फिर बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव जो हैं वो डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं गवर्नमेंट के अंदर। एक तो बहुत बड़े वाले ऑफिसर हो गए, फिर उनके नीचे छोटे छोटे ऑफिसर्स हो गए। जैसे पुलिस की बात करें तो पुलिस के अंदर जो डीजीपी होता है, मतलब पुलिस का एक तरीके से सबसे हेड वाला पर्सन हो गया, उसे बोलते हैं हम लोग डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर उसके बाद और पुलिस वाले आते हैं जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, फिर कांस्टेबल। इस तरीके से पूरा सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो पुलिस वगैरह अगर आप डिपार्टमेंट देखते हो तो पुलिस में भी जो सबसे टॉप पर हैं वो अलग होते हैं, फिर जो सबसे नीचे वाले लोग होते हैं वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर इन सबका लेकिन मकसद क्या होता है एग्जीक्यूटिव्स का, कि कोई भी रूल और रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाया है उसे लोग फॉलो करें। अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे पनिशमेंट दी जाए, सजा दी जाए तुरंत के तुरंत। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। देखो, अगर हम लोग पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की बात करें तो ये सब लोग कुछ समय के लिए ही होते हैं और इन्हें लोग चुनते हैं बहुत ही कम समय के लिए। इंडिया की बात करें तो सिर्फ 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स के बाद फिर लोग इन्हें चूज करते हैं, और फिर इन्हें मौका मिले या ना मिले ये तो लोगों को पता है, लोगों का मतलब मर्जी है। अगर काम अच्छा करेंगे तो लोग ऑब्वियसली इन्हें दोबारा चूज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वहीं अगर हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं हमारी सिविल सर्विसेज। मतलब कि ये वो लोग होते हैं जो कि परमानेंटली लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करते हैं। जैसे कि अगर आप एक पुलिस वाले की बात करो तो एक पुलिस वाले की जॉब होती है टिल 60 ईयर्स, जब तक वो 60 साल के नहीं होंगे तब तक वो जॉब कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर आप एक मिनिस्टर की बात करो तो वो मिनिस्टर चूज हो गए तो वो सिर्फ 5 ईयर्स के लिए ही मिनिस्टर रह सकते हैं, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होगा, शायद लोगों ने वोट नहीं दिया तो मंत्री जी मंत्री नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राइम सबसे मेन वाला मिनिस्टर होता है ये। प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है हमारी कंट्री की। प्राइम मिनिस्टर की क्या क्या पावर होती है? देखो, कैबिनेट की हमने बात करी थी, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर के साथ वाले कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं उन सब में
हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, सारे मिनिस्टर्स के हेड या जो भी कैबिनेट की मीटिंग होती है, मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ में जो भी और मिनिस्टर हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, इन सब मिनिस्टर्स के ऊपर भी हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, उन सब से कोऑर्डिनेट करना प्राइम मिनिस्टर का काम है। जो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ने ले लिया वो सबको मानना पड़ेगा। मान लो 2 डिपार्टमेंट है जिसके अंदर लड़ाई हो रही है, एक मिनिस्टर बोलता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, दूसरा मिनिस्टर बोलता है मैं ये काम नहीं करूंगा। अब प्राइम मिनिस्टर तो सबके हेड है, वो बोलेंगे कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तो दोनों मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर की बात माननी पड़ेगी। समझ लो जैसे हमारी मम्मी होती है, मम्मी ने जो बात बोल दी माननी पड़ती है। हिज एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। सारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही काम करते हैं। उनका काम यही है प्राइम मिनिस्टर का कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको देखना कि कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्क टू द मिनिस्टर्स। अलग अलग तरीके का काम वो देते रहते हैं मिनिस्टर्स को। उनके पास एक और इम्पॉर्टेंट पावर है, अगर कोई मिनिस्टर अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसकी सारी पावर डिसमिस करने की और उन्हें मिनिस्टर के पद से हटाने की भी। बोलते थे कि देखो तुम्हारी मैं सारी पावर ले रहा हूँ और आज से तुम मिनिस्टर नहीं हो, जाओ अब तुम यहाँ से। प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर है। अगर प्राइम मिनिस्टर कभी भी किसी भी सिचुएशन के अंदर क्विट करते हैं तो जो उनकी एंटायर मिनिस्ट्री है, मतलब जितने भी लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनको भी उनके साथ क्विट करना पड़ता है। तो ये एक अजीब सा रूल है। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये एक ऑफिशियल नेम है फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर, मतलब जितने भी मिनिस्टर हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लगभग 60 to 80 डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं और हर एक मिनिस्टर की भी रैंक डिफरेंट होती है। बिल्कुल सही सुना तुमने, मिनिस्टर्स की भी डिफरेंट रैंक होती है। कोई बड़ा मिनिस्टर होता है, कोई छोटा मिनिस्टर होता है। अरे भैया, ये सिस्टम तो बिल्कुल मुझे स्कूल की तरह लग रहा है, जैसे कि क्लास टीचर, फिर उनसे ऊपर होती हैं प्रिंसिपल, और फिर उनसे ऊपर आते हैं चेयरमैन सर, और फिर ओनर। इस तरीके से पूरा सिस्टम स्कूल का वर्क करता है। तो इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि ये मिनिस्टर्स का सिस्टम भी वर्क करता होगा। अरे वाह, वेरी गुड मोटूलाल, तुमने तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है। तो टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, देखो प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़े मिनिस्टर हैं, आपको पता है। फिर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो जो हमें बुक के अकॉर्डिंग दिया है, ये 3 मिनिस्टर्स के टाइप्स हमें पढ़ाए हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, ठीक है, जो कि क्या है, इंचार्ज है, मतलब वो वाली पार्टी जो कि रूल कर रही है। तो जो भी पार्टी रूल कर रही है उसके जो टॉप लेवल के लीडर हो गए वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब ये हो गया कि इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, कंप्लीटली ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगे। जैसे कि इंडियन रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी किसी मिनिस्टर को और बोल दिया कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीटली संभालोगे। अच्छा, फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर डिप्यूटी मिनिस्टर। अभी जो डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, इनका क्या काम होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करना, मतलब कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प करना। कैबिनेट मिनिस्टर्स ने बोला कि देखो हम अकेले इतना सारा काम नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए हमें एक और मिनिस्टर की ज़रूरत है जो सिर्फ हमारी मदद करे, और उसको बोलते हैं हम लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट या फिर डेप्यूटी मिनिस्टर। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज कौन होता है, जिसको मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जैसे कि इंडियन रेलवेज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो वो कंप्लीटली रेलवेज़ का काम संभाल लेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटी छोटी जो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं उसके इंचार्ज होते हैं, लेकिन इंडियन रेलवेज़ जो है वो काफ़ी बड़ी मिनिस्ट्री है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो छोटी मोटी मिनिस्ट्रीज़ को संभालते हैं, जो बड़ी बड़ी मेजर मिनिस्ट्रीज़ को संभालते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। इनको भी हेल्प चाहिए होती है इन मिनिस्ट्रीज़ को संभालने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। तो ये हेल्प के लिए किसे बुला लेते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स को। अब बात करते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट की। एक गवर्नमेंट जो कि अलायंस से बनती है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उसे हम लोग बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट।
सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो कैसे वर्क करती है कोएलिशन गवर्नमेंट। हम बात कर रहे हैं यूपी स्टेट की। यूपी स्टेट्स के अंदर 403 सीट्स हैं, ठीक है। अब इन 403 सीट्स के ऊपर अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, फाइट करते हैं जीतने के लिए। अब क्या होता है कि ये जो 403 सीट्स है, इनमें से आखिरकार गवर्नमेंट किसकी बनेगी? क्या रूल है? देखो गवर्नमेंट उसकी बनेगी जिसके पास 403 सीट्स का 50% प्लस 1 एक एक्स्ट्रा सीट होगी। जैसे कि 403 का 50% देखा जाए, सो दैट विल बी अराउंड 201, और इसके अंदर आप 1 और ऐड कर दो तो दैट विल बी 202। तो अगर आपको जीतना है तो कितनी सीट लानी है? 202। तो यहाँ पर ये तीनों, मोटूलाल, चीकू और ये हमारे मंत्री साहब, ये तीनों मिलकर फाइट कर रहे हैं यूपी के अंदर यूपी को जीतने की। इनके अंडर और भी बहुत सारे छोटे छोटे मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो फाइट कर रहे हैं इन अलग अलग सीट्स पर। अब क्या होता है कि इलेक्शन होने के बाद सारे लोग वोट दे देते हैं, इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट आता है। अब ये जो नेताजी हैं इनके पास आती है 180 सीट्स। वाओ, मतलब लग रहा है कि इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी, यही रूल करने वाले हैं। चीकू के पास आती है 112 सीट्स और मोटूलाल के पास आती है 90 सीट्स। अब एक चीज़ पे ध्यान दो, जीतने के लिए कितनी सीट्स चाहिए? 202 सीट्स। इनमें से किसी के पास भी 202 सीट्स नहीं है। तो यहाँ पर चीकू और मोटूलाल बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ये बात करते हैं कि भाई देखो हम दोनों एक साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं। ये दोनों बोलते हैं कि देखो, चीकू बोलता है कि मेरे पास 112 सीट्स हैं और मोटूलाल बोलता है मेरे पास 90 सीट्स हैं। दोनों अपनी सीट्स जोड़ लें तो हमारे पास 202 सीट्स हो जाएंगी। तो जीतने के लिए कितनी सीट्स चाहिए थी? 202 सीट्स। हम लोग जीत जाएंगे और हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी। ऐसा ही होता है। अब ये जो नेताजी थे जिनके पास 180 सीट्स थी, ये हार गए क्योंकि इनकी दोस्ती नहीं थी चीकू या फिर मोटूलाल से। अगर इनकी दोस्ती चीकू या मोटूलाल में से किसी से होती तो ये भी इनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बना सकते थे। चीकू और मोटूलाल ने दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप में गवर्नमेंट बना ली। इसी गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एक तरीके से दो पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर बनाती है। तो अब रूल कौन करने वाले हैं यूपी के ऊपर? चीकू और मोटूलाल। और यहीं पर हमारा कोएलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट क्लियर होता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट की। देखो प्रेसिडेंट की बात करने से पहले आप सबके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना। देखते हैं कितने बच्चे वाकई में इंटेलिजेंट हैं। हमारी इंडिया का भी करंट प्रेसिडेंट कौन है? बताइए जल्दी। जो प्रेसिडेंट है इन्हें इलेक्ट करते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एमएलएज और एमपीज मिलकर प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करते हैं। अब जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, बड़े पावरफुल होते हैं। जो प्रेसिडेंट है ये सुपरवाइज करते हैं ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको देखते हैं हमारे कौन? प्रेसिडेंट। जितने भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। कोई भी काम हो रहा है तो वो ये बोला जाता है कि वो प्रेसिडेंट करवा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि इन द नेम ऑफ पेपर पे ऑफिशियली प्रेसिडेंट ही सारा काम करते हैं। लेकिन आपको पता है कि रियलिटी में तो प्राइम मिनिस्टर सारे डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि वो सबसे लीडर वाले मिनिस्टर हैं, वही सारे हेड हैं, वही सारे रूल एंड रेगुलेशन बना रहे हैं प्रेसिडेंट के नाम पर। लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। जितने भी लॉज हैं, मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हिज हर नेम। तो जो भी रूल एंड रेगुलेशन प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी कैबिनेट ने, मतलब उनके जितने भी मिनिस्टर्स थे, सबने मिलके बनाया, वो सारे जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनेंगे वो इशू कौन करेगा? वो इशू करेगा कौन? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जी जो हैं वो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इशू करते हैं। जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, द गवर्नर्स, द इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज, इन सब को अपॉइंट करते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ओनली। तो मतलब प्रेसिडेंट एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अपॉइंटमेंट वगैरह इन सब चीज़ों के लिए काम आते हैं।
बट रियलिटी ये है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं होती, प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर होती है। डिसीजन वगैरह प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, बस दिखाने के लिए प्रेसिडेंट के पास ये सारी पावर्स होती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो वहाँ के प्रेसिडेंट्स बहुत पावरफुल होते हैं। एक तरीके से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर समझ लो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इज़ कम्पेयर टू अमेरिका के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं होती कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज़, एग्रीमेंट जितने भी होते हैं ये सब प्रेसिडेंट के नेम में होते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस होते हैं, मतलब हमारी इंडिया की जितनी भी फोर्सेस ले लो, जैसे एयर फोर्स, नेवी, ये आर्मी, ये सारी जितनी भी फोर्सेस हैं, इन सब फोर्सेस के लीडर कौन होते हैं, सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, सबके मतलब सबसे ऊपर वाले हेड होते हैं प्रेसिडेंट, जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं इंडिया के अंदर। लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस ऑल दीज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि प्रेसिडेंट सारे डिसीजन लेते हैं ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ वाले जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उन्हीं के कहने पर प्रेसिडेंट सारे डिसीजन लेते हैं, खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अब बात करते हैं जुडिशरी की। ऑल कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी। अगर हम लोग अपनी इंडिया के अंदर देखें तो कोर्ट्स भी अलग अलग लेवल पे होते हैं। कुछ कोर्ट होते हैं जो कि मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर लेवल के होते हैं, फिर उसके बाद थोड़े मीडियम लेवल के, फिर नीचे लेवल के। जो सबसे ऊपर वाले लेवल का होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, फाइनल डिसीजन जो लेता है। नीचे होते हैं हाई कोर्ट्स, उसके नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, ठीक है। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि पूरे नेशन के लिए सिर्फ एक है, दिल्ली के अंदर होता है ये। हाई कोर्ट्स हर एक स्टेट के अंदर होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको देखने को मिलेगा कि लोकल लेवल पे, मतलब जैसे मान लो अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, तो यूपी में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो अलग अलग इतनी सारी जगह होने की वजह से हर जगह पर अलग अलग कोर्ट्स हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, देखो जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट होती है। अगर मान लो आपको कोई रूल और लॉ अच्छा नहीं लग रहा तो आप किससे कंप्लेन कर सकते हो, जुडिशरी से, और जुडिशरी फिर आपको बिल्कुल सही डिसीजन देगी। जुडिशरी को कोई भी गवर्नमेंट का पार्ट कंट्रोल नहीं करता, ना ही प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करते, ना ही उनके मिनिस्टर्स कंट्रोल करते। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर और साथ में जो पुलिस हो गई या फिर जो IAS, IPS एग्जीक्यूटिव्स हो गए, ये भी कंट्रोल नहीं करते जुडिशरी को, ये लोग भी कंट्रोल नहीं कर पाते जुडिशरी को। तो आप देख सकते हो कि जुडिशरी क्या है, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या शाउट आउट चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिंपली सब्सक्राइब करना है और ज्वाइन करना है और मेंबर बनना है। सर मेंबर तो बन जाएंगे, हमने चैप्टर समझ लिया, आपसे अब मेंबर बनने की क्या ज़रूरत है। देखो आपने चैप्टर तो समझ लिया, लेकिन इस चैप्टर के नोट्स आपके बाद में बहुत काम आने वाले हैं, फटाफट आप रिवाइज कर सकते हो। सैम्पल पेपर बहुत काम आने वाले हैं, सैम्पल पेपर तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसी वजह से आपको मेंबरशिप लेनी चाहिए। देखो सैम्पल पेपर के अंदर आपको जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। साथ में शाउट आउट भी मिलने वाला है जो भी मेंबर बनता है उसे। तो इसीलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन, मनु से ज्ञान लेते रहो।